जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम दुनिया की प्रगति, दुनिया के विकास, इस विकास और प्रगति में सेंधमारी, इस पर बात करेंगे। हमारे पॉकेट में एक ऐसा यंत्र है जिससे पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। जब जहाँ चाहें जो देख सकते हैं, जिसको जितना चाहे भुगतान कर सकते हैं, जिसको जो चाहे मैसेज भेज सकते हैं। पूरी दुनिया में किसी के साथ रूबरू हो सकते हैं। लेकिन यह छोटा सा खिलौना जो सचमुच में दुनिया के दरवाजे खोलता है, अचानक हमको एक दरवाजे में बंद कर देता है और उस दरवाजे में कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है या हमारे अकाउंट से पैसे उठा ले जाता है। बाद में पता चलता है कि पहले तो वो बैगन थोड़ा करता था, छिनतई किया करता था, आजकल छिनतई बैंक के सीधे सीधे अकाउंट से कर लेता है। अब तक जितने मामले आए हैं सामने में, उसमें अधिकतर मामले लालच के हैं। और लालच में जब भी आदमी फंसता है तो उसका बुरा हाल होता है। आपकी लॉटरी लग गई है, आप इस केस में फंस गए हैं, इससे बचाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे, इसलिए आप ये सूचनाएं हमको दीजिए। ये साइबर फ्रॉड बढ़ करके डिजिटल अरेस्टिंग तक पहुंच गया है। वो आपको कैद कर देता है आपके घर में 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन। बैंकर्स अपने तय सावधान हैं। जितने बैंकर्स हैं, रिजर्व बैंक से लेकर के बाकी सारे बैंकर्स मैसेजेस भेजा करते हैं कि कोई भी बैंक आपसे कोई भी सूचना नहीं मांगता है। फ़ोन करके आप मैसेज करेंगे कि आप आइए हमारे हेडक्वार्टर में, हमारी शाखा में आइए और आकर के आप अपनी बात करेंगे। लेकिन ये लालच इतनी बुरी बला है कि हम लालच में फंसे जाते हैं। कभी लड़की के चक्कर में फंस जाते हैं, कभी लड़के के चक्कर में फंस जाते हैं और कभी लॉटरी में करोड़पति बनने के चक्कर में फंस जाते हैं। इन तमाम सावधानियों के बावजूद बैंकर्स से हम सुनेंगे, एडवोकेट से सुनेंगे कि और क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं कि साइबर फ्रॉड के जाल में फंसने से हम बचें। इसमें बहुत चालाक लोग भी फंस जाते हैं। एक से एक दुर्फंदे लोग फंस जाते हैं, एक से एक अफसर फंस जाते हैं। आइए पैनल से परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं तन्मय पवन मलाची जी, स्वागत है आपका। ये भारतीय स्टेट बैंक में एजीएम है। हमारे साथ है सुलेखा एक्का, जो चीफ मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही, स्वागत है आपका भी। हमारे साथ हैं एनके सिंह जी, जो आपके साथ कई बार रूबरू हो चुके हैं, डिप्टी जीएम हैं और बैंक ऑफ इंडिया में। आप सबका स्वागत है, सबको नमस्कार। नित्यानंद सिंह जी हैं, एडवोकेट हैं और अक्सर विभिन्न विषयों पर आपके साथ रूबरू होते रहते हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। मलाची जी, मैं आपसे शुरू करूं। ये जो साइबर क्राइम है या साइबर फ्रॉड है, तो साइबर क्राइम में तो बहुत सारा कुछ जुड़ जाता है। थोड़ा सा फ्रॉड से बात करें तो साइबर फ्रॉड खास करके अकाउंट्स के मामले में क्या है, कैसे है? हम लोग जो देखते हैं वो बेसिकली कंप्लेंट्स देखते हैं स्टेट बैंक में। तो मैं जो आपको जवाब दूंगा वो कंप्लेंट्स के एंगल से ही दूंगा। मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। जैसे कि एटीएम में कार्ड आपका फंस जाता है, तो पहला काम हमको करना चाहिए कि हमको टोल फ्री नंबर में फ़ोन करके उस कार्ड को रुकवाना चाहिए। लेकिन जो फ्रॉडस्टर होता है वो क्या करता है, टोल फ्री नंबर के जगह में अपना नंबर डाल देता है। तो हम हमारे बताए हुए दिशा रास्ते पे तो चलते हैं, लेकिन कॉल हमारे टोल फ्री नंबर में नहीं जाके वो कॉल फ्रॉडस्टर को चला जाता है और वो अपने से जो जो जानकारी चाहिए वो आपसे ले लेता है। दूसरा एटीएम में है कि वो एक मशीन लगा देते हैं जहाँ पर हमारा कार्ड को इंसर्ट किया जाता है वहाँ पे।
तो एक छोटा सा प्रिकॉशन हम ले सकते हैं कि हम उसी एटीएम में जाए जहाँ की गार्ड है, और अगर कार्ड फंस जाता है तो कार्ड को छोड़कर नहीं जाएं, थोड़ा वेट करें ताकि नेक्स्ट कस्टमर आए तो आप उसको निकाल के फिर अपने यूज़ में कर सकते हैं। दूसरा जो है वो फ़ोन आता है, आप फ़ोन से आपका अकाउंट नंबर पूछा जाता है, आपका पासवर्ड पूछा जाता है, ये बोल के कि आपका KYC डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड नहीं है। अगर आप नहीं अपडेट करेंगे तो आपका अकाउंट कल से बंद हो जाएगा। तो पढ़े लिखे लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं और वे अपना नहीं चाहते हुए भी एटीएम नंबर, अकाउंट नंबर, पासवर्ड सारी चीज़ें फ्रॉडस्टर को बता देते हैं। तो हमें अपना जो पासवर्ड है वो किसी भी कीमत में किसी को नहीं बताना चाहिए, जो भी हो जाए। अगर आपको बहुत परेशानी हो रही है तो अगले दिन बैंक आइए, बैंक में आके अपने जो अधिकारी, जेन्युइन अधिकारी हैं, उनसे आप संपर्क करें और फिर जैसा बताया जाए वैसा करें। एक और फ्रॉड जो हम लोग देखते हैं कि कस्टमर को फ़ोन आता है कि आपका एक ऐसा पार्सल आया है, उसके लिए आप पैसा जमा कर दीजिए, नहीं तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। और जैसे कि साहब ने कहा कि हाउस अरेस्ट भी करवा देते हैं लोग कि 2-2 दिन, 3-3 दिन तक घर से नहीं निकलते हैं। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि ऐसा आपका कोई भी पार्सल नहीं आएगा जो कि प्रोहिबिटेड है। इसलिए आपको अगर ज़रूरत हो ऐसा तो आप बैंक से फ़ोन करके, बैंक का नंबर आपके पास रहता है आपके पासबुक में, फ़ोन करके आप कंफर्म कर लीजिए कि क्या ऐसा कोई पार्सल आया या ऐसा कोई जानकारी है आपके पास। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सुलेखा एक्का जी, ये बताइए पार्सल जो आते हैं वो पार्सल 2 तरह के होते हैं। एक तो बिफोर पेमेंट, माल मंगाने के पहले पेमेंट कर दिया, और दूसरा कि घर आने पर पेमेंट मांगता है, पेमेंट देने पर वो देता है। इस बीच में यह स्थिति हो सकती है क्या कि हमने कोई पार्सल बुक किया, हर कोई ना कोई पार्सल मंगाता है, ऑनलाइन का ज़माना है, कुछ ना कुछ मंगाता ही रहता है, उसमें कोई बम फिट कर दे और कहे कि आपके पार्सल में बम है और आप नहीं दीजिएगा तो हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बीच में कभी हो सकता है क्या? हमने ऑर्डर किया किसी कंपनी को, कंपनी से माल मंगाया तो हो सकता है कि हमको पेमेंट नहीं किया हो या पेमेंट करना हो, तो उसमें कोई फ़ोन करे हमको कि आपके उस पार्सल में बम रखा हुआ है या ये संदेहास्पद चीज़ रखी हुई है, जिससे कि आपको जो हाउस अरेस्ट की बात हुई, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कोई गुंजाइश है क्या? तो सर एक्चुअली इस तरह की वारदात तो हमने नहीं सुनी है कि जो पार्सल आया है उसमें इस तरह का चीज़ कुछ रखा गया हो। लेकिन इस जो जैसे अभी हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ आइटम्स जो घर पे यूज़ करते हैं जो ब्लूटूथ से एक्टिवेटेड रहता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं आजकल AI के थ्रू चलता है, तो उस तरह में इस तरह की केसेस है जो हमने अखबारों में भी पढ़ा है कि जिसमें जो है वो सारा कंप्यूटर आपका वाईफाई से कनेक्टेड होता है, तो वाईफाई का नेटवर्क जो रहता है वो हैकर्स उसका एक्सेस ले लेते हैं और उस पे वो लोग धमकी जरूर देते हैं। पार्सल के केस में तो इस तरह की वारदात हमने नहीं सुनी है। नहीं, हम आपसे दूसरा सवाल पूछ रहे थे, हम ये पूछ रहे थे कि पार्सल हम मंगा रहे हैं कहीं से, तो पार्सल जो मंगा रहे थे वो तो पता है कि पार्सल क्या मंगा रहे हैं, जी। किस तरह के पार्सल्स मंगा रहे हैं। इस बीच में कोई फ़ोन करके कह रहा है कि आपके पार्सल में कहीं से पार्सल आया है, उसमें विस्फोटक है, बम है या ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? इसकी कोई पॉसिबिलिटी दूर तक दिखती तो है सर, पॉसिबिलिटीज़ तो है, हो ही सकती है। जैसे कि अभी पार्सल के केस में अभी जो रिसेंट फ्रॉड्स जो चल रही हैं उसमें है कि आपका पार्सल डिलीवरी एड्रेस उनको नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो कुछ अमाउंट बोलते हैं और वो अमाउंट जब ट्रांसफ़र करता है कस्टमर, उसके बाद उनके अकाउंट से पैसा निकलने लगता है। नहीं, जैसे कि हम अपने केस से आपको सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास केस आया, बार बार फ़ोन आ रहा था कि आपका पार्सल आया हुआ है, आप पार्सल यही आ रहे थे, हम संजोग से यही आ रहे थे, समय यहाँ कम था आने का, अब फ़ोन पर फ़ोन किया जा रहा था कि आपका एक पार्सल आया है, कहाँ पहुँचाएँ हम आपको? हमने एड्रेस बता दिया, हमने कहा कि हम दूरदर्शन पहुँच रहे हैं, आप पहुँचो वहाँ पर हमको दे देना। तो नहीं, वहाँ तो नहीं जा सकते हैं, हम आपके घर आना चाहते हैं, घर का लोकेशन भेज दीजिए। हमको लोकेशन नहीं भेजेंगे, एड्रेस लिखा दे रहे हैं, एड्रेस पर तुम आ जाओ।
ये फ़ोन रास्ते भर 5-7 बार आया और हर बार रोक करके हम जवाब दिए कि हो सकता है कोई ज़रूरी पार्सल बच्चा लोग कोई मंगा लिया हो। कुछ देर के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो एक फ़ोन आया उसके ये का जो गोडाउन वगैरह है जहाँ स्टोर होता है माल, वहाँ से कि सर ये तो पता और माझी का दिया हुआ है तो नाम सिर्फ आपका है। और बोलता आप बुद्धू हैं क्या? जब पता और माझी का तो और माझी में खोजिएगा ना भाई उसको, हमारे नाम और हमारे फ़ोन नंबर से हमको क्यों खोज रहे हैं? आप हैं कौन? हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। नहीं सर गलती हो गई, सॉरी 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 आएगी बात। इस तरह की गुंजाइश हो सकती है क्या? हो सकती है सर, हो सकती है। पार्सल के केस में भी इस तरह की गुंजाइश हो सकती है जो आप बोल रहे हैं कि पार्सल पे कोई अगर एड्रेस गलत, दूसरा कोई एड्रेस आपका दे करके और वो कर दे, तो कैसे बचा जा सकता है इससे? एक तो अलर्ट हो करके कि हमने पार्सल नहीं मंगाया, नहीं हमारे घर से मंगाया किसी है ने तो मंगाया। उसे मुझे अब entertain गिफ्ट भी नहीं तो करते करना रहते है। हैं ना, हाँ किसी न किसी गिफ्ट करते जी रहते हैं हाँ। पार्सल में, जी, तो उसमें इस तरह के खतरे हो सकते हैं, आशंकाएं हो सकती हैं। हो सकती है। हाँ, तो क्या लेकिन जिनसे आपको अगर गिफ्ट आया है तो आप उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करके आप कंफर्म कर सकते हैं हाँ, कि उन्होंने भेजा है वो या तो नहीं। लिखा रहता है भेजने वाले का। भेजने वाला का एड्रेस आपका रहता ही है, नाम रहता ही है, अदरवाइज उसको दूसरा पार्सल उसके एक्सेप्ट साथ नहीं साथ करना। था ओटीपी, जी ओटीपी का मामला। तो ओटीपी का क्या है? ओटीपी बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, किनको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? अब तो ओटीपी से बहुत आगे हम लोग निकल गए हैं। जी। साइबर फ्रॉड तो ओटीपी से अब बहुत आगे निकल जी। गया है। क्या करना चाहिए इसमें? पार्सल के केस में जैसे ओटीपी जब आता है हम लोग शेयर करते ज़रूर है, लेकिन अगर मैंने मंगाया है और ओटीपी उस टाइम पे आ रहा है तो वो जेन्युइन है, शेयर करना वो जेन्युइन है, इसलिए उसमें डाउट की आशंका तो नहीं है। एनके सिंह जी, आपने अपने यहाँ जो केस हैंडल किए हैं उससे रिलेटेड कुछ संदर्भ देते हुए बताइए। इस साइबर फ्रॉड से, साइबर अरेस्ट से, एक तो मेरा मानना है कि साइबर अरेस्ट हो ही नहीं सकता, मेरा अपना मानना है, और ये मानना है बहुत सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स से बात करने के बाद कि इम्पॉसिबल है कि किसी को कोई साइबर अरेस्ट कर लें। अगर उसके मन में भय बैठा दिया गया तब भी कि अगर आप बाहर निकलिएगा तो पुलिस वहाँ पर खड़ी है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरे तो पुलिस खड़ी क्यों है? हमारे घर में आके घुस करके गिरफ्तार करेगी, हमको खड़ा होकर हमारा इंतजार क्यों करेगी? तो क्या कुछ बताइए आप अपने संदर्भ में। सभी को नमस्कार। नमस्कार। कंप्यूटराइजेशन जो बैंक में जब आया, हम लोग जो बैंक से जुड़े 93 ऑनवर्ड्स, तो हम लोगों ने एक बहुत ही रैपिड प्रोग्रेस देखा कंप्यूटराइजेशन में। इनिशियली सिर्फ एक डर वायरस का हुआ करता था, जब वो 386 486 मशीन हुआ करता था, कम मेमोरी का हुआ करता था। बाद में बैंक एटीएम कार्ड इशू करना शुरू की, तो एटीएम्स के कुछ फ्रॉड्स नज़र आते थे। जैसा अभी हमारे एजीएम साहब ने बताया कि एटीएम रिलेटेड कुछ फ्रॉड है, कार्ड फंस गया। और कार्ड का जो सबसे कॉमन था, स्कीमिंग होता था कि वो जहाँ कार्ड का स्लॉट है वहाँ एक एपरेटस डाल देते हैं और पूरा आपका मेमोरी में उसका पूरा चला जाता है, प्लस एक कैमरा भी पासवर्ड डालते हैं, तो वो पूरा एक नया क्लोन तैयार हो जाता है। तो वो इनिशियल ईयर्स में होता था। देन जब विंडोज़ का जब ज़माना आ गया, ईमेल का जब ज़माना आ गया, तो जो साइबर फ्रॉड है वो एक मल्टी प्रोंग्ड हेडेड वो डेमन बन गया। कैसे स्टार्ट होता है? फर्स्ट चलते हैं, डिफरेंट नेचर है। आप जहाँ भी जुड़ते हैं, जैसे ईमेल, जो ईमेल के थ्रू जो साइबर पर जो फ्रॉड होता है उसको फिशिंग बोलते हैं। भले उसका स्पेलिंग पीएच से शुरू हो, बट दैट इज़ फिशिंग। हम कांटा डाला और वेट कर रहे हैं उससे फंसेगा। वो क्या है? ईमेल आता है और उसमें इम्पर्सनेशन रहता है कि हम स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के हम ऑफिसर्स बोल रहे हैं, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, हो जाएगा 24 घंटे में, आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है, आप इस लिंक में जाइए और अपडेट कीजिए, आपका बिजली कट जाएगा भाई। सर बिजली भी कर, हाँ। तो आप जब उस लिंक पे जाते हैं तो आपको रियल में स्टेट बैंक का जानते हैं, आपको वेबसाइट दिखता है, बट जब वहाँ देखते हैं टॉप में, वहाँ HTTPS नहीं रहता है। वो जब भी ईमेल में यदि सिक्योर्ड साइट है तो HTTPS टॉप में होगा, और जो स्पेलिंग जो है उसमें एक जो लेटर है वो मिसिंग रहेगा, एक लेटर अलग से जुड़ा हुआ रहेगा, और पूरा उसको कॉपी रहते हैं। जैसे ही आप अपने इन्फॉर्मेशन डालते हैं सभी उनके साथ शेयर हो जाता है। वो इम्पर्सनेशन का केस है। देन वो आपका इंटरनेट बैंकिंग से और भी इंफॉर्मेशन लेकर तो पूरा पैसा निकाल सकता है। देन जो कॉमन जो अभी जो फ़ोन्स का जो बात कर रहे हैं, उसको जो फ़ोन के थ्रू जो फ्रॉड हो रहा है
उसको जो टेक्निकल टर्म है उसको विशिंग बोलते हैं। तो फ़ोन से मोस्टली वो स्टेट बैंक का नाम लेके डराते हैं, क्योंकि जानते हैं कि स्टेट बैंक बहुत बड़ी बैंक है, तो स्टेट बैंक का ATM कार्ड होगा ही। वो सीधे बोलते हैं स्टेट बैंक का ATM कार्ड है, आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, नहीं तो वो 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा। और आपको डरा करके, जैसा आपने शुरू में बताया कि वो जो हमारा जो साइकोलॉजी है, डर, लालच, ये दोनों को एक्सप्लॉइट करता है और उसके एक्सट्रीम लेवल पे पुलिस स्टेशन से आप उससे खाली टेल से लीजिए, मैटर जो सिंह जी, पार्सल हमारे पास आ रहा है तो पार्सल जिसने भेजा उसको ना कॉल करना चाहिए सर, कि वो हमारे पास विस्फोटक और बम भेज रहा है और कस्टम ने उसको कैमरे से पकड़ लिया। सर वो बोलते हैं कि आपके आईडी से, आपके फ़ोन नंबर से, आपके आईडी से ये पार्सल जा रहा है, नार्कोटिक्स जा रहा है, बाहर जा रहा है। ओके ओके और ओके। कस्टमर पकड़ा गया है या आ रहा है आपके पास, इनकमिंग भी है, आउटगोइंग भी है। इनकमिंग अच्छा, है अच्छा। वो नार्कोटिक्स पकड़ लिया है कि इसमें कुछ कॉन्ट्राबैंड्स है, वो पकड़ लिया है। अभी क्या है कि ये मैटर भी बहुत नहीं तो हमको तो पता है ना कि हम नहीं भेजे हैं। सर आपको पता है ना, पर वो बोलते हैं कि हो सकता है कि आपने नहीं भेजा, वो बोलते हैं आप नहीं भेजा होगा, कोई बात नहीं है, ये हो सकता है कि आपके नाम से किसी ने गलत से भेजा है। हाँ ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट से एनओसी ले लीजिए और एनओसी लेने के बाद ये मैटर क्लियर हो जाएगा। हाँ। तो एक नंबर दे देते हैं, वो पुलिस से आप जैसे ही बात करेंगे तो उससे पुलिस ऑफिसर का फोटो भी दिखता है व्हाट्सएप में, और फिर आपको वो बात करता है आपको कि ठीक है हम थोड़ी देर बाद आपके टॉप ऑफिसर से बात करवाते हैं, फिर आपको व्हाट्सएप में लेता है। वहाँ पूरा लोगों जानते हैं, महाराष्ट्र पुलिस का पीछे लगा हुआ रहेगा, और पुलिस ऑफिसर कैप वगैरह पहन के बैठा रहेगा और आपको बात करेगा, धीरे धीरे वो ग्रिप मिलेगा, पूरा डराएगा और ये बता देता है कि अभी आपको अरेस्ट, पुलिस जाएगा अरेस्ट करने के लिए, या आप बोलो तो डिजिटल अरेस्ट यदि चाहते हो तो डिजिटल अरेस्ट लेते हैं, उसमें आपको पुलिस नहीं पकड़ेगा, पर आपको स्काइप लोड करना पड़ेगा एक मोबाइल में और 24 आवर्स हमारे सामने रहना पड़ेगा। इवन सर वो फेक कोर्ट भी लगाते हैं, फेक कोर्ट लगा के जो जज डिसीजन देता है वो बोलता है कि आपका जितना मनी है वो मनी को एक अकाउंट में आप ट्रांसफर करवाइए, जिससे जानते हैं हम लोग का जब पूरा जांच जब पूरा हो जाए तो मनी आपको वापस मिल जाएगा। और उसमें लोग करोड़ों रुपया डुबा देते हैं, करोड़ों, 8 करोड़ 10 करोड़ ऐसे भी केसेस हैं। यूपी के एक डॉक्टर का केस था, मैडम डॉक्टर थी, 3 दिन उनको अरेस्ट करके रखा, वो अपना पैसा ट्रांसफर कर दिया, अपने मम्मी के नाम से ट्रांसफर कर दिए। एक भय का एक्सट्रीम केस है। नहीं अब अभी मैं देख रहा था कि गुजरात में कोर्ट चल रहा था 30 साल और जमीन फॉल्स जज के साथ फॉल्स जज जज के। कोर्ट चल रहा था 30 साल से, कोर्ट लगा 30 ईयर 30 साल 30 ईयर से कोर्ट चल रहा है और पुलिस को पता नहीं है कि यहाँ कोर्ट हो नहीं सकता है इस जगह पर। कोर्ट का तो अपना प्लेस Yes, तय है ना yes, भाई, yes, yes, yes. कोर्ट कहाँ होगा। हर डिस्ट्रिक्ट का तय है। और 30 साल से चल रहा है, वहां पर लोग जा रहे हैं आ रहे हैं और पुलिस को ये पता नहीं है। पुलिस का एक विंग जो स्पेशल ब्रांच होता है उसकी भूमिका सिर्फ मात्र इतनी है, आईबी की जो भूमिका है इस तरह की सूचना एकत्रित करने की भूमिका है, वो कर क्या रहा, 30 साल से कर क्या रहा था। इसका मतलब बड़े पैमाने पर मिली भगत चल रही थी ऊपर से तक। नित्या हो जी, हमारा कहना है सर कि ये जो टोटल फ्रॉड है उसके पीछे जो है बहुत बड़ा फियर है। अब जैसे हमारे अभी साहब ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं वो, तो ऐसे कंडीशनों पे अभी फ़िलहाल जो हमारे सामने डिजिटल फ्रॉड की बात आ रही है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। सिर्फ नॉट ओनली कि एनडीपीएस का केस हो, ये महिलाओं के साथ भी ज़्यादा हो रहा है। महिलाओं को ऑप्शन का फ़ोटो खींच लेते हैं या फ़ोटो देते हैं। अरे भाई आपके पुराने स्पीकर पुराने मंत्री यहाँ के मेरे ने फ़ोन करके बताया कि हमारे साथ जैसा फ़ोन जी, आया जी। और तुरंत वो व्हाट्सएप पर, और उसके बाद फिर उस महिला के परिवार से पैसे एक्सटॉर्शन करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। ऐसे मामले में मेरा इस मंच के माध्यम से एक कहना है कि जब भी इस प्रकार का कोई सूचना या इस प्रकार का फ़ोन या इस प्रकार का किसी प्रकार की जानकारी हो तो आप नज़दीकी कोई भी जो थाना है जहां हमारी रेस्क्यू टीम है उस टीम पे ज़रूर जाएं। ये न डरें कि आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। अगर पुलिस अरेस्ट करती भी है, बाय द वे किसी कारण से पुलिस अरेस्ट करती है, तो आपके लिए पूरा एक जुडिशियल सिस्टम बैठा हुआ है। वो जुडिशियल सिस्टम सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए ही बैठा है। लेकिन अगर हम उस पुलिस के पास ना जाकर उस ऑफेंडर के बातों पर आकर हम हाउस अरेस्ट हो रहे हैं, तो कई केसेस ऐसे भी आए हैं कि वो सुसाइड कर लिया है घर में ही रहते रहते हाउस डिजिटल अरेस्ट के साथ। स्काइप हाँ, वो कि सामने रहना है स्काइप पे सुसाइड कर लिया है।
तो खास करके ये महिलाओं के साथ ज़्यादा हो रहा है, उनके कैरेक्टर्स को लेके। तो ऐसी अवस्था में आप ज़रूर पुलिस से उसका कंप्लेन करें, नज़दीकी थाना में जाएं, साइबर थाने बना दिए गए हैं हर जगह। और अब तो इतना मतलब गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है कि जो आपका नज़दीकी, पहले साइबर थाना एक थाना हुआ करता था, तो कुछ लोगों को तो लगा ही पता ही नहीं रहता था कि साइबर थाना रांची में कहाँ है। तो इस अवेयरनेस को भी हम लोग आगे बढ़ाए और अब हर थाना को साइबर थाना बोला गया है। और उस थाने में डीलिंग इतनी खराब होती थी जी, ये अगर बात आप पहुंच गए जी तो आपके साथ इतनी खराब डीलिंग होती थी, फिर दोबारा जाने की हिम्मत जाने नहीं की पड़ती। हिम्मत नहीं होती थी। वो तो अभी भी कुछ न मोर और लेस है। लेकिन अगर हम उस थाने के अप्रोच में पहुंच जाते हैं, अगर छोटे पदाधिकारियों द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो हम बड़े पदाधिकारियों तक पहुँचें तो ज़रूर हम उस व्यक्ति को हाउस अरेस्ट से बचा लेंगे और उसके पैसे को भी बचा लेंगे। अभी तो हमारे यहाँ अब सरकारें जो हैं कुछ एक डिजिट 4 नंबर का डिजिट भी पब्लिश कर रही है कि जैसे ही आपके साथ कोई फ्रॉड की सूचना है तो इस नंबर तक SMS करें, कॉल करें, तो आपका पैसा अगर बैंक से ऑन वे है तो जहाँ है वहीं रुक जाएगा। तो ऐसी भी चीज़ें सिस्टम हैं। और साथ ही जब ये केस दर्ज हो जाता है तो अब हर जगह, हर जिला न्यायालय में एक साइबर कोर्ट स्पेशल बैठाया गया है जो उनका प्रोटेक्शन के लिए बैठा है, जो वो काम कर रहा है और हम लोग उसमें काम करके लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ जाननी थी कि लगभग हर ATM में CCTV लगा हुआ है जी, तमाम ऑफिसेज में, और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ CCTV है। बिल्कुल। दूसरे की जब आप सॉरी ATM के साथ पहुंचते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम जगह गार्ड्स होते हैं, कुछ जगह गार्ड्स नहीं हैं। और वहाँ अगर इस तरह के खतरे की गुंजाइश होती है या खतरे होते हैं तो हमको लगता है कि वहाँ गार्ड्स की बहाली करनी चाहिए और देखना चाहिए। कहीं बैंक की भी तो जिम्मेदारी है, आप हमारे पैसे के कस्टोडियन हैं, हमने अपने पैसे को आपके पास सेफ रखने के लिए दिया है और उस पर हम टैक्स भी पे करते हैं, गवर्नमेंट को भी पे करते हैं, आपको भी पे करते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है ना भाई कि हमारा वो सुरक्षित रहे। बता दीजिए सर, इसमें जो है RBI की गाइडलाइन है इसके रिगार्डिंग। हम लोग RBI के द्वारा ही रेगुलेट होते हैं, तो RBI की गाइडलाइन है कि जो है सर्वेलेंस सिस्टम होनी चाहिए। गार्ड जो हम लोग रखते हैं वो एक्चुअली जो हमारा कैपेक्स ATMs होता है, एक्चुअली हमारे SBI में जो अपना ATM होता है उसमें उसमें गार्ड्स हम लोग अपॉइंट करते हैं, गार्ड्स रखते हैं। बट कुछ है जो आउटसोर्सिंग वेंडर के थ्रू ऑपरेट होती है सारे चीज़ें, तो वहाँ पे सर्वेलेंस कैमरा के थ्रू ही वो ऑपरेट होती है। वेंडर को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, 100% अकाउंटेबल बनाना चाहिए। वेंडर की जिम्मेदारी, उसने ATM की जिम्मेदारी ली है, वो शुरू किया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है वो करने की। देता है ना। हाँ जी, बट ऐसा जो है सर इसमें जैसे मान लीजिए कि NCERT किताब निकालती है और किताब देती है डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने के लिए और उसकी किताबों में गड़बड़ी की पता चल रही है तो NCERT अपना कार्रवाई करती है ना उसके खिलाफ? नहीं। तो जब गलती पता चलती है कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ से फ्रॉड हो रहा है और वेंडर जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, वेंडर की जिम्मेदारी बनती है, किसी भी वेंडर की जिम्मेदारी है, जो भी वेंडर है उसकी जिम्मेदारी बनती है। ग्राहक की सुरक्षा मूल जिम्मेदारी किसी की बनती है, हर किसी की बनती है, बैंक की भी बनती है और जनता होने के नाते सरकार की भी बनती है कि हमारी सुरक्षा करे, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। हम अलर्ट रहें, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतना है कि हम अलर्ट रहें। तो वैसे में जो ये है कि जहाँ किए जाते हैं क्लोन नहीं हो, दूसरे ये कि गार्ड्स वहाँ हों, गार्ड्स नहीं हो तो वेंडर कोई व्यवस्था करे। और CCTV में भी अगर सर्विलेंस कर रहे हैं आप तो उससे भी तो पता चल जाएगा ना कौन आदमी आया तक। जैसे कि आप हेलमेट पहन करके आज के दिन में जाइएगा तो आपको ATM से पैसा नहीं निकलेगा, फुटेज जो गार्ड होगा तो मना कर देगा कि मत पहन के जाइए। आप पहन के चले भी गए उस्तादी में, पैसा नहीं निकलेगा, वो निकालना ही पड़ेगा आपको। हेलमेट नहीं, मास्क अगर लगा हुआ है, फुल मास्क, हाफ हेलमेट पहन करके कई बार पैसा नहीं निकलता है, चेहरा दिख रहा है, हाफ हेलमेट पहने हुए नहीं पैसा निकलता है। नहीं, इस केसेस में अगर वेंडर की गलती हम लोग पाते हैं तो ड्यू कॉम्पनसेशन वेंडर से लिया जाता है। जैसे अगर कोई फ्रॉड हो गया और CCTV में हम लोग का रिकॉर्डिंग होता है तो वो 3 महीने तक रहता है, तो विद इन दैट टाइम अगर हम लोग उसको निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कोई भी गलती वेंडर के एंड से है तो
हम लोग वेंडर को उसके नहीं, लिए वेंडर के सीसीटीवी फुटेज के या सर्विलेंस की मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या है आपका? कितना मजबूत सिस्टम है उसका? जो कंप्लेन नहीं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करने नहीं आ पाते नहीं हैं आपके आते हैं। पास, इसलिए कि डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। हो गया तो हो गया, हमारी किस्मत में नहीं था। बट जब सर एफआईआर जैसे होती है, जानकारी वो पुलिस के पास तो जाएंगे, पुलिस जब हमसे वहाँ भी जानकारी नहीं लेती जाता है है ना, अपने यहाँ डिजिटल इलिटरेसी है वो तो भाग्य, अभी भी तो राम भरोसे हम लोग जिंदा है ना। राम जी भाग्य में नहीं लिखे तो हम लोग क्या करें? राम जी लिखते भी नहीं, लिखते तो ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा को फुर्सत नहीं है, बहुत सारे काम में लगे हुए हैं। खैर जी, आप कुछ बता रही थी। नहीं, मैं वही बोल रही थी कि जैसे अगर पुलिस के पास एफआईआर गया और वो जब हम लोग से फुटेज मांगते हैं तो उसके बेसिस पे वो अपनी खोजबीन कर सकती है, पुलिस कर सकती है। कंप्लेंट नहीं होगा तो कंप्लेन आप कितने कम से कम समय में, मैक्सिमम कितने टाइम में कंप्लेन इंडोर्स करने की उम्मीद करती हैं या नियम है आपके यहाँ? अगर हमारे साथ कोई किसी तरह का बैंक फ्रॉड हुआ, जी, डिजिटल फ्रॉड हुआ, तो कितने टाइम में आप उम्मीद करती हैं कि हम आपको कंप्लेन करें? इसलिए कि बैंकिंग का अपना टाइम है, रात में बैंक बंद रहते हैं, जी। वहाँ किसी को कह नहीं सकते हैं, तो वो टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम कुछ है आपका? रिजर्व बैंक का कुछ गाइडलाइन है? इसमें सर एक ये है, लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज रखी है आरबीआई, जिसके अंतर्गत मेरी अगर- जानकारी में 24 घंटे यस के, यस, मेरी सही कह जानकारी रहे हैं, 24 आप सही घंटे कह की रहे हैं। है। 24 घंटे के अंदर हम्म, बैंक ऑफिशियल्स को हाँ सो मोटो कंप्लेन करनी हाँ, चाहिए। हाँ, कभी कभी हम लोग ट्रायल के फेस में देखते हैं, जो आप सवाल मैडम से पूछ रहे हैं उसका उत्तर मैं उसमें जोड़ दे रहा हूँ कि ट्रायल के दौरान हम लोगों को ये लेकुना मिलता है जिससे जो है हम फ्रॉड को पकड़ नहीं पाते हैं या वो छूट जाता है। डबल कंप्लेन हम सुनते हैं कि उसके बारे में सर, करना चाहिए। होना एक तो पुलिस को करना चाहिए, हाँ, और एक बैंक और को एक बैंक को करना जी। चाहिए, दोनों को कॉपी देनी चाहिए, दोनों की और कॉपी दोनों को एक देनी- साथ में हम लोगों को इस अवेयरनेस के साथ करना भी चाहिए। बैंक जो है वो जो आउटसोर्सर है उसको कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं बना पाती, जिसके कारण कई ऐसे ऑफिस है जहाँ पर एटीएम चल रहा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि गार्ड तो है नहीं और कैमरा ख़राब है। अगर कैमरा है तो वो कैमरा ख़राब कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो आउटसोर्सर है उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। जब हमारे यहाँ कोर्ट में मामला आता है तो एक तो डिले एफआईआर आता है, तो एज ए डिफेंस लॉयर जब मैं उसके तरफ से खड़ा रहता हूँ जो फ्रॉड की करने वाला है, अब तो लॉयर हैं तो दोनों तरफ से किसी के द्वारा हम खड़े होंगे, तो हम तो ये खोजते हैं कि हाँ डिले एफआईआर है, इसका बोनाफाइड रीज़न नहीं दिया गया ना थाना पुलिस के द्वारा ना बैंक के द्वारा, तो उसका लाभ तो मिलेगा एक्यूज वेंडर को, वेंडर हो या वो एक फ्रॉड जो भी करने वाला accused व्यक्ति हो। हो, उसको लाभ मिल जाता है। दूसरा जो है बैंक इमीडिएट एक्शन नहीं ले पाती। जब वो व्यक्ति, एक तो इलिटरेसी है तो कुछ लोग बैंक में जाते ही नहीं, अगर 500 रुपया हमारा फंस गया या 500 रुपया मेरा बैंक से निकल गया तो उसके लिए वो बैंक में जाता नहीं है, जबकि उसको जाना चाहिए, चाहे 1 रुपया भी निकला है गैर कानूनी तो जाना चाहिए। दूसरा कि जब बैंक को सूचना मिलती है तो बैंक जो है उसमें नॉन इंटरेस्ट शो करता है, जिसके कारण वो व्यक्ति भी डिले एफआईआर कर पाता है। बैंक कहते अच्छा कल आइएगा, कल हम इसमें जांच करके बताएंगे, जबकि एज ए प्रोसेस क्या होना चाहिए कि उसका कंप्लेंट लेकर वो खुद भी, एक कोई नंबर है इनका 1950 या हाँ, ऐसा कुछ? 4 डिजिट का नंबर है। 1930 1930 जी 1930 हम अपने स्क्रोल पर भी चलवाएंगे और हाँ। वो ये करेंगे सर ताकि- इसके एक्चुअली जो नंबर जो है हाँ। तो एक तो 1930 है, हाँ, और कंज्यूमर फोरम का एक जो नंबर जो है वो नंबर है 1800 हाँ, 114000। हाँ, और इसके अलावा जो वेबसाइट के थ्रू यदि आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो उसका cybercrime.gov.in है। तो उसमें 3 ऑप्शंस आता है। फर्स्ट लेडीज़ और बच्चों के लिए है, जहां आपका आइडेंटिटी को वो डाइवर्ज नहीं करते हैं। सेकंड ऑप्शन है यदि जितने भी आपका फाइनेंशियल रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं वो उसमें आप कंप्लेन डाल सकते हैं, और बाकी अदर्स डाल सकते हैं। तो अभी बिना थाने में गए हुए, बिना किसी पुलिस आदमी को इन्वॉल्व किए हुए आप डायरेक्ट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन, डेट एंड टाइम वो डालेंगे विथ ट्रांजेक्शन नंबर, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है जैसे ही फ्रॉड होता है वो फ्रॉड का अमाउंट को उसी स्टेज में वो ब्लॉक करेंगे और आपका पैसा मैक्सिमम रिकवरी का चांसेस रहेगा। एक नंबर हो गया 1930, 1930, दूसरा नंबर हो गया 1800 11 1800 11 4000
4,000। और जो उसका साइट जो है सर, हाँ cybercrime.gov.in, जहाँ पे आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू, पीसी के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। नहीं, अब तो 0 FIR आप कहीं से कर सकते हैं, पुलिस में भी कर सकते हैं। 0 FIR की एक नई सुविधा आ गई है, 0 FIR आप और कहीं से भी कर जैसे सकते मैडम ने बताया ना सर कि उसमें एक लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज रहता हैं। है। मैडम बता रही है, मैडम को छुपाने के चक्कर तो में। छुपाने की कोई बात नहीं है। सर एटीएम में जो छोटे मोटे जो ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, 5,000 10,000, ये सब इंश्योर्ड रहते हैं। वो जैसे कंप्लेंट डालते हैं तो 1 वीक के अंदर वो एटीएम का सेटलमेंट हो जाता है। जो भी कंप्लेंट्स है उसके सेटलमेंट हो जाता है। यदि ऑलरेडी पैसा निकल गया है और वो सेटल हो गया है तो उसके लिए फिर आपको उसका क्लेम करना पड़ता है, और पैसा जानते इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाता है। नहीं सिंह साहब, हमको याद है हमारे एक मित्र हैं, उनका 37,000 रुपये का फ्रॉड हो गया था। एक ATM में गए, उससे पैसा नहीं निकला, दूसरे में गए नहीं निकला, एक ही साथ था, 3 कियोस्क बने हुए, तीसरे में गए नहीं निकला, वो अपना चले गए। घर पहुंचे तो पता चला कि उसमें से तीनों में से पैसा निकल गया, 25,000 रुपया 37,000 रुपया। उन्होंने तो इमीडिएट जाके कंप्लेन किया बैंक में, नहीं पुलिस थाना पर। थाना वाला ले नहीं रहा था, जब बताया कि जर्नलिस्ट हम है तो थाना वाला ले लिया, उनका ले लिया तो उसकी कॉपी उन्होंने रख ली। कॉपी रख ली तो जो होता है सरकारी दफ्तरों में, अरे आप भी क्या समझते हैं कि अब तो चला गया तो चला गया, इसका पैसा लौटता थोड़े है, हम भेज देंगे, कंप्लेन भेज देंगे कोर्ट में, ये हो कोर्ट में कुछ कब होगा, जब चीज़ें आएंगी तब अपने रिजर्व बैंक को पकड़ा, और रिजर्व बैंक के अफसर ने मदद की, तिवारी जी थे, और उन्होंने टोटल पैसा दिलवा दिया उसका। पूरा पैसा रिफंड। स्टेट बैंक का मामला था, स्टेट बैंक से टोटल पैसा दिलवाया, इसलिए कि विद इन टाइम फ्रेम में था। तो ये भी अगर हम करें कि विद इन टाइम फ्रेम कंप्लेन करें, तो एक तो आपने बताया, आप में से किसी ने बताया कि पैसा बीच में रोका जा सकता है। हाँ, वही नंबर पे जैसे ही कंप्लेन कर देते, कंप्लेन करेंगे, पैसा ऑन वे जहाँ भी होगा पैसा रुक दिया ब्लॉक हो जाएगा। जाएगा। और फिर आफ्टर प्रोसेस, आफ्टर स्क्रूटनी वो पैसा आपको मिलेगा। और अब तो एक सर इसमें हम थोड़ा सा जोड़ दें हम अपने लीगल प्रोसेस की तरफ से, कि अब जो है नया CRPC आ जाने के कारण, अब पहले तो पुलिस वाले भी बहुत बिहेव करते थे, FIR दर्ज करने में मिसबिहेव करते थे, नहीं करेंगे, अब चला गया पैसा, बैंक को जाके ले आइए, बैंक अधिकारी को ले आइए। दीज आर द कमेंट्स गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर्स। लेकिन अब जब नया CRPC जो मेरा नागरिक सुरक्षा अधिनियम आ गया, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, तो इसके द्वारा अब ये फ़ायदा हो गया कि आप अब घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, ईमेल के थ्रू आप FIR 0 FIR कर सकते हैं। और उस 0 FIR से, अब पहले तो था कि वो 0 FIR पर समय लगता था और उसकी इन्वेस्टिगेशन होने में, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें जल्द से जैसे जैसे ये संहिता जो है डेवलप हो रही है, लोगों में संज्ञान में आ रहा है, तो अब 0 FIR पर इमीडिएट एक्शन भी हो रहा है। और तुरंत जैसे ही आप 0 FIR करते हैं, वो कंसर्न थाने को फॉरवर्ड कर दी जाती है, और कंसर्न बैंक को भी फॉरवर्ड की जा रही है। तो अब ऐसी स्थिति है कि कुछ दिनों बाद हम लोग देखेंगे कि जो ATM वाले जो फ्रॉड्स हैं वो थोड़े कम होने लगेंगे। और लेकिन जो इंटरनेट की सुविधा को लेकर जो फ्रॉड किए जा रहे हैं, स्टॉकिंग की जा रही है, जैसे कि व्हाट्सएप से जो की जा रही है, नहीं, हम आप चारों एक्सपर्ट के एक कंक्लूजन को तो हम पब्लिक को बता ही सकते हैं कि हाउस अरेस्टिंग नाम की कोई चीज नहीं है, और डिजिटल हाउस अरेस्ट किसी को नहीं किया जा सकता। जो करना होगा पुलिस और कानून करेंगे, अदालतें करेंगी अगर करना होगा तो। लेकिन डिजिटल हाउस अरेस्ट जैसे ही कोई कहता है आपको, इसका मतलब समझिए कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, और आप इमीडिएट पुलिस के संपर्क में जाइए, फोन काट दीजिए। क्या मलाची साहब? हाँ, फोन काट दीजिए और पुलिस के संरक्षण में जाइए। सुलेखा जी यही है कि आप अरेस्ट, बैंक तो बंद है, पुलिस भी आमतौर पर रात में कहने के लिए खुला रहता है थाना, लेकिन थाना भी तो बंद ही रहता है। वो चौकीदार चिल्लाते रहिए गेट पर से, अब वो खोलेगा तब ना कौन है क्या है नहीं है, तो उसमें रात तो गुजर ही जाएगी। तो ये 24 घंटा वाला जो आपका वक्त है, इस 24 घंटे वाले वक्त में मान लीजिए घटना 6 बजे के बाद की है, शाम के बाद की है, रात में है, ट्रेन में चलना है, कहीं है, हम नहीं कर सकते। तो एक तो वकील साहब ने बताया कि 0 FIR कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। बट FIR होगी जब, ठीक है, ये डिजिटल हाउस अरेस्ट के केस में जब उनको कॉल आया तो उस बात की वो रिपोर्टिंग FIR पे करेंगे। बट अगर बैंक की, अगर मैं जो समझती हूँ कि अगर कुछ ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से जब होता है
तब वो अपना कंप्लेन करते हैं या फिर अपने अकाउंट को वो ब्लॉक करा सकते हैं। जैसे टोल फ्री नंबर पे वो कॉल करके अगर वो कुछ डिटेल्स अगर मान लीजिए शेयर कर चुके हैं उनसे बातचीत के दौरान, तो अपने अकाउंट को वो ब्लॉक कर सकते हैं टोल फ्री पे कॉल करके। तो इस तरह से अपना पैसा जो वो बचा सकते हैं उस टाइम पैसा के बच लिए। जाएगा। इनके से सर जो प्रिकॉशंस के लिए जो आपने बताया ना सर, तो हर एक व्यक्ति के पास, हर एक जो बैंक में अकाउंट है या सभी लोगों को अपना डूज एंड डोंट्स ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। जो डिसिप्लिन है, हैंडलिंग ऑफ मोबाइल, हैंडलिंग ऑफ कंप्यूटर। लेकिन एक फैक्ट तो ये है सर। कि हम अपने पासबुक में जो नोट्स लिखे रहते हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं। सर। फैक्ट तो ये है, हाँ पासबुक लेके घर आ जाते हैं सर, तो क्या वो- करना है नहीं करना है, कुछ डू एंड डोंट्स तो उसमें भी होते हैं। रहते हैं। सर, तो बहुत बहुत जो सिंपल से जो डूज एंड डोंट्स है सर, कि डोंट इंटरटेन अननोन नंबर्स। अननोन नंबर्स को सर इंटरटेन नहीं करना, उसको अटेंड नहीं करना है, और नहीं तो सुन करके उसको काटना है। बेटर वे है कि जो नंबर्स जो कॉल आते हैं ना सर, उसको अनअटेंडेड छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। उस कोई फ़ोन नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिम से फ़ोन करते ही नहीं है, वो बीओपी के थ्रू फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन में दोबारा लगेगा ही नहीं। तो नहीं, कॉल को उसमें देखिए 2-3 गड़बड़ी ये है। हाँ, सर। जो आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया चीज़ बता रहे हैं। हाँ, सर। एक गड़बड़ी ये है कि वकील साहब को फ़ोन आएगा, उनको किस क्लाइंट ने फ़ोन किया, क्लाइंट बनने के लिए फ़ोन किया, उनकी मजबूरी है। हम वहाँ पर हैं, हमारे पास जो फ़ोन आया, कौन पार्टी हमारा फ़ोन कर रहा है नहीं कर रहा है, मजबूरी है कि फ़ोन सुनना ही सुनना है। तो मैं तो बता रहा उसमें जो आप बता रहे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल से समझाइए कि हम भी समझें, वकील साहब भी समझें। ये हम लोगों के लिए हम प्रॉब्लम। दोनों तो बच ही जाए। जो फ्रॉडस्टर जो फ़ोन करते हैं सर ना, वो बीओपी के थ्रू करते हैं। मतलब वो आपका अभी आप देख रहे होंगे ना कि हॉक्स कॉल आ रहा है हाँ, कि एयरलाइन में बॉम्ब रखा हुआ है। हाँ, तो हॉक्स कॉल का अभी इशू क्या आ रहा है ना कि सब बीओपी के थ्रू फ़ोन आता है, उसमें उसका सिम नहीं रहता, वो मशीन के थ्रू वो रिडायरेक्ट करते हैं और नंबर मास्किंग करते हैं, और वो एक्चुअली वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि वो नंबर आता है, अब उसको अनअटेंडेड रख देते हैं या दोबारा फ़ोन करते हैं ना, तो फ़ोन लगेगा ही नहीं। यदि वो फ्रॉडस्टर्स का होगा, रियल व्यक्ति का होगा तो रियल व्यक्ति का फ़ोन लगेगा। मैंने आप फ़ोन काट दीजिए और नोन नंबर से हाँ। खुद करिए। और खुद कीजिए। ओके, तो आजकल तो टॉक फ्री है, हाँ टॉप फ्री है, कोई इशू नहीं है, आप आराम से उससे बात कीजिए, 2 रुपया कटने का खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है, आप आराम से फ़ोन कर लीजिए। ये बीओपी नंबर से हम कैसे पहचानेंगे जो रिसीवर होगा कि ये बीओपी नंबर से फ़ोन आ रहा है? सर वो आप दोबारा करेंगे तो फ़ोन लगेगा ही नहीं। अच्छा, देखने से नहीं समझ में नहीं, आएगा। वो नहीं, नहीं समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा। और नहीं, कुछ नंबर आता है इसमें लिखा रहता है स्पैम। हाँ, वो तो बाद में, वो तो ट्रू कॉलर से आता है। वो ट्रू कॉलर से आता है सर। नहीं, ऐसे भी बिना ट्रू कलर के भी हमारे में आता है। हमारे में ट्रू कलर हम नहीं लगाए, हम लोग को बताया, लोग यही लोग बताया कि नहीं ट्रू कलर मत लगाइए, अच्छा, वो और ज़्यादा खतरनाक है। तो उसमें लिखा है स्पैम, तो स्पैम वाले को हम इंटरटेन ही नहीं करते हैं। सर यदि सिंपल स्पैम है ना, यदि वो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेच रहा हो, बैंकिंग प्रोडक्ट बेच रहा हो, नो इशू। नहीं ना पता चलता है जब उसके फ्रॉड वाले हैं तो डेंजरस हो जाते हैं ना, तो स्पैम से भी पता नहीं चल पाता है। तो ये अननोन नंबर का जो केस आ गया सर, अगेन ईमेल में जो अननोन नंबर से, अननोन नेम से यदि कोई आता है, तो उसको कोई भी अटैचमेंट है उसको खोलना नहीं है। उसमें डायरेक्शंस भी रहते हैं। हाँ। हमको लगता है कि कई बार हमारे पास ऐसा आया है, डायरेक्शन रहता है कि ये व्यक्ति आपके ये में नहीं है, इसलिए आप सोच समझ के खोलिए। हाँ, ये सर कि इट इज़ फ्रॉम आउटसाइड, प्लीज ओपन है ना, वो मैसेज रहता है सर। तो जो लिंक रहता है उस लिंक पे क्लिक नहीं करना रहता है। आप कोई उसमें अटैचमेंट है उसको खोलना नहीं रहता, क्योंकि वो अटैचमेंट आप खोलेंगे तो हो सकता है उसमें कोई मालवेयर घुस जाए, या मालवेयर घुस जाए, और मालवेयर के थ्रू वो क्या है, जितने मशीन से जितने डाटा है ना, वो या तो जिप हो जाएंगे, फिर वो आपको एक्सटॉर्शन मनी देना पड़ेगा, वो फिर पासवर्ड बताएगा तभी खुलेगा, या मशीन को लॉक कर देंगे। तो कोई भी अननोन अटैचमेंट खोलना नहीं है, किसी लिंक पे जानते जाना नहीं है। लिंक बेटर है कि यदि कोई लिंक स्टेट बैंक का लिंक आया, बैंक ऑफ इंडिया का लिंक आया, आप अपने हाथ से टाइप कीजिए यूआरएल में, बैंक ऑफ इंडिया स्टेट SBI.co.in, और उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ये बेटर वे है। SMS में भी यदि आपका कोड के साथ यदि कोई नहीं आ रहा मैसेज, तो आप मान लीजिए कि वो बैंक का नहीं है। आपने बताया बिजली विभाग का, बिजली विभाग का भी फ़ोन नंबर के साथ आ रहा है, उसको अटेंड नहीं करना है। बिजली विभाग भी वो शॉर्ट कोड से जानते मैसेज करती है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब शॉर्ट कोड से मैसेज आता है। इस व्हाट्सएप में भी किसी के व्हाट्सएप पे या किसी के SMS पे, वो आपके बॉस हो, रिलेटिव हो, पैसा कभी ट्रांसफ़र नहीं करना अनटिल अनलेस यू आर नॉट हैविंग डायरेक्ट डायलॉग विथ हिम। उससे बात कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, जब भी मनी मैटर हो थोड़ा टाइम दीजिए, वेट कीजिए। ये प्रिकॉशंस रखना ही है। भय को हम सीमित नहीं रख सकते,
भय का एक अलग लेवल है, पर भय, वो जो भय जैसा वकील साहब ने बताया ना, आपने बताया, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। फ़ोन से बात करे कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा, पुलिस कभी फ़ोन से इन्फॉर्मेशन दे के अरेस्ट करने कहीं नहीं जाती है, और डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है। ये हो गया सर। और लेकिन यहाँ अखबारों में छप जाता है कि हाँ। पुलिस निकली है अरेस्ट करने हाँ के सर, लिए। है ना? देन सर जो सावधानी बरतना है, देयर इज़ नो इजी मनी। वो मैसेज आता है कि आप यहाँ क्लिक कीजिए, 5 बार लाइक कीजिए, 10 बार लाइक कीजिए, आपको 500 रुपये मिलेगा। वो 1-2 बार 500 रुपये आपको भेजेंगे, उसके बाद बोलेंगे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। देयर इज नो इजी मनी। मनी डबल नहीं होता है। बैंक 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, और 1 महीना में कैसे डबल हो जाएगा? कोई ऐसा स्कीम है वो फ्रॉड है, जिसको मैसेज देते हैं आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। सर वो पूरा जैसे हमारा जीरोधा, काइट, एंजल, जितने एप्स हैं जिसमें ट्रेडिंग होते हैं, वो सिमिलर ऐप बना के रखे हुए हैं। शुरू में आप जब पैसा डालते हैं तो उसमें आपको ग्रोथ दिखेगा, 2 महीने में 800%, 900% ग्रोथ दिखेगा। आपको और लालच देते हैं। जब आप उसको निकालना चाहते हैं तो बोलते हैं कि 30% और डालिए। लेकिन दिक्कत ये है कि आप चारों से ये सवाल है कि सर। यहाँ सेलिब्रिटीज प्रचार करते हैं कि ये वाला लूडो खेलिए, जी जी। और लूडो खेलने के बाद में, यूपी। अरे यार तुमको पैसा नहीं मिला। सब सेलिब्रिटीज हैं। हम जिनको आइडियल मान करके चलते हैं वो सारे सेलिब्रिटीज हैं। और जब उसकी बारी आती है, जो चेतावनी देने की बात आती है, तो बहुत छोटे से आवाज में और बहुत धीरे आवाज में वो बात क्या होती है। किया वो कुछ आपको पता नहीं चला। उसमें आदमी होता ये है कि आदमी को लगता है कि आसान पैसा जो है ना सबको अच्छा लगता है। भ्रष्टाचार इसीलिए है, घूस इसीलिए है, आसान पैसा सबको चाहिए, सबको आसानी से करोड़पति और अरबपति बन जाना है। यह भी तो एक खतरा है ना। सर गेमिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसको गवर्नमेंट को रेगुलेट करना है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया है, पर वो नेशनल लेवल पे गेमिंग रेगुलेट होना चाहिए। गेमिंग में बच्चों का सर फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, वर्तमान भी बर्बाद हो रहा है, फ्यूचर भी बर्बाद हो फ्यूचर रहा है। बर्बाद हो रहा है। वो साइबर फ्रॉड में उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। गेमिंग एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है, जिसको गवर्नमेंट को अलग से डील करना पड़ेगा। उससे बच्चों के वो- एटीट्यूड वो- बदल रहे हैं। सर वो पूरे कंट्री का वर्तमान और भविष्य दोनों को वो खराब कर रहा है। जो आपने बोला ना इजी मनी, 10 रुपया लाएंगे 100 रुपया मिलेगा। यदि सभी को 100 रुपया मिलता तो गेमिंग प्लेटफॉर्म इतना बड़ा कैसे होता? महादेव का जो मालिक जो था चंद्राकर, वो दुबई में जाके करोड़ों रुपया खर्च करके शादी नहीं करता। इंडिया का पूरा फ्लाइट वो जितना भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे सब एक दिन में बुक कर लिया था, और जितने भी सेलिब्रिटी सबको बुला के वहाँ डांस करवाया था। तो गेमिंग इतना बड़ा चीज़ है। एक छोटा सा शहर से, भिलाई से निकला हुआ लड़का इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना पैसा कमा लिया। हाँ चलिए, अब हमारे पास समय बहुत कम है, 5 मिनट का समय है। 5 मिनट में 4 मिनट आप लोगों का, 1 मिनट हमारा। मलाची साहब शुरू करें, कंक्लूड करिए, क्या करना चाहिए, डू एंड डोंट्स। देखिए, जो बेसिक चीज़ है, कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी अपना सिक्योरिटी को डाइवर्ज नहीं कीजिए। और जैसे कि सर ने कहा है कि लालच से थोड़ा परे रहें और सावधान रहें। सुलेखा जी। जी इसमें जो है सबों की ज़रूरत है कि वो सतर्क रहे, है ना, और जो भी अपने खाता से रिलेटेड हो या अपना पर्सनल क्रेडेंशियल्स है वो शेयर ना करे। जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी वो है, वहाँ पे वो सभी तरह की जो है वो अपना ध्यान रखे कि कुछ वो गलती से भी किसी के साथ कुछ शेयर ना कर रहे हो, अदरवाइज़ वो उस जाल पे फंस जाएंगे। इनके सिंह जी हाँ कंक्लूड कर रहे हैं हम। सर, सभी लोगों को चाहिए कि अपने आप को अपडेटेड रखें। लालच, इजी मनी, डर, इन तीनों से दूर रहें, और अपने जितने भी इंफॉर्मेशन है, पिन, OTP, डिटेल्स, वो किसी के साथ शेयर नहीं करें। फेसबुक में डेट ऑफ बर्थ नहीं डालें, अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो फेसबुक में नहीं डालें, और इन्फॉर्मेशन लिमिटेड रखें। और जब भी कोई भी मैसेज रिस्पॉन्ड करते हैं, सावधानी से करें, सोच विचार के करें, टाइम लेके, समय लेकर के करें, और अपने आप को सुरक्षित रखें। नित्यानंद बाबू। आपको हमारे तरफ से ये सूचना है कि आप लोग जब भी इस तरह का कोई भी फ्रॉड या किसी प्रकार की परेशानी डिजिटल आए, तो आप बेधड़क, बेनिश्चिंत, बिना डर भय के अपने नज़दीकी थाना में पहुँचें,
और नज़दीकी थाना में अपनी बातों को रखें। साइबर क्राइम के बारे में विशेष सूचना विदिन 24 आवर्स थाना तक पहुंचा दें, ईमेल पहुंचा दें, व्हाट्सएप से पहुंचा दें, 0 FIR करें या खुद जाए करें और जरूर 24 घंटे में कर ही दें, करने की ज़रूरत है। और एक बार फिर हम आपसे कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट नाम का कोई चीज़ इस भारतवर्ष के कानून में नहीं है। हाउस अरेस्ट डिजिटल का अरेस्ट। मतलब डिजिटल यही अरेस्ट। होता है कि आपको फ्रॉड होना शुरू हो निश्चित गया है। हाउस अरेस्ट की इसलिए आप बात उससे आई, अलर्ट हो जाइए। हाउस अरेस्ट की बात अगर टेलीफोन पे आई तो मतलब आपके साथ फ्रॉड शुरू हो गया है। इमीडिएट फ़ोन बंद करें और उसकी सूचना नज़दीकी थाना को जरूर दें ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। देखिए, बहुत सारी बातें जो मुझे कंक्लूड करनी थी आप लोगों ने कंक्लूड कर दी, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। एक तो हम लोग तमाम तस्वीरें डाल देते हैं तो एक इससे थोड़ी सी बात बिगड़ती है। साइबर एक्सपर्ट्स हैं, हम इस पर बात को ले जाते, इसलिए तस्वीरों में बचें। और जन्म तिथि और ईयर, जन्म तिथि सही लिखते हैं तो ईयर गड़बड़ कर दीजिए, ईयर सही लिखते हैं तो जन्म तिथि गड़बड़ कर दीजिए, क्योंकि ये जो है ये पकड़े जाने का मामला है। तीसरा ये कि बर्थडे विसेज आपको कितना आएगा और उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, बर्थडे विसेज आए नहीं आए, ये भी सावधानी बरतिए। और ये 3 चीज़ें आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए जितने दर्शक हैं। एक 130 ये नंबर है कि जैसे आपके साथ हुआ आप इमीडिएट उसमें कंप्लेन करिए। 1930। सॉरी 1930। दूसरा है 1800114000, 1800114000। और तीसरे, जब मेल कहीं भी आप सर्च कर रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं खोजने के लिए, तो HTTP जरूर इस्तेमाल करिए। इतना करिए, शायद चाबी नहीं लग पाए फ्रॉड्स की। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। बीच बात में